Now we are going to deal with vibrations of geared systems. This is your note set number 23. And the purpose in this topic is to find all the natural frequencies that are possible for a typical setup like this. So whenever you are talking about vibrations of a geared system, you will be more or less talking about some arrangement like this. तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी ये अरेंजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है आपको ठीक है देखने में वैसे समझ में आता है. देयर आर टू गियर्स. दिस इज अ ड्राइविंग गियर and this is the driven gear. This is shaft number 1, this is shaft number 2, and there is an inertia element on shaft number 1 which could be a flywheel or a pulley or anything, and this is another inertia element which definitely has to be some sort of wheel. Again it could be a flywheel or a pulley or anything. ठीक है, तो बेसिकली अपन गियर्स को कभी भी शाफ्ट के ऊपर क्यों लगाया जाता है? The purpose behind the use of gears is that power is available on one shaft. एक shaft पे power है, वो shaft already घूम रही है. Now there is another shaft which is at a certain centrally dislocated orientation. एक पहले वाले shaft के center line से हट करके एक दूसरे center line पे एक shaft मौजूद है जिस पे की power को पहुंचाना है. तो कैसे किया जाए? कई तरीके हैं. या तो आप पुली और बेल्ट अरेंजमेंट लगा दो जिससे कि दो पुलीज और बेल्ट से कनेक्शन लगा करके एक शाफ्ट की रोटेशन को दूसरे शाफ्ट पे पहुंचाया जाए. द अदर ऑल्टरनेटिव इज टू एंगेज टू गियर्स बिटवीन द टू शाफ्ट्स, इस तरीके से जैसे दिखा रखा है. तो इस शाफ्ट के घूमने से ये गियर घूमेगा, इस गियर के घूमने से ये गियर घूमेगा और इस गियर के घूमने से ये शाफ्ट घूमेगा. तो इस तरीके से पावर ट्रांसमिशन में काम आती है गियर्स. अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई गियर्स लगा करके अगर आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो और अगर टॉर्शनल वाइब्रेशंस आ जाएं सिस्टम में तो हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालें? अभी तक आपको कौन सी चीज करनी आती है? व्हेनेवर यू टॉक अबाउट टॉर्शनल वाइब्रेशंस आपने इस तरह के सिस्टम्स जरूर देखे हैं और सॉल्व भी किए हैं. देयर इज अ पुली, देयर इज अ शाफ्ट, देयर इज अनदर पुली और अनदर रोटर. इसको पुली नहीं बोलते, अपन रोटर्स बोल देते हैं जिसमें इनर्शिया होती है I1 I2. तो इसका तो आपको सॉल्व करना आता है, इंडिविजुअल का भी आता है. यहाँ पर एक बियरिंग लगा दी, शाफ्ट आ रही है और सिर्फ एक पुली है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक से ज्यादा हो तो भी कर लेंगे. ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का क्वेश्चन हो गया. तो ये सारे प्रॉब्लम्स अपन कर चुके हैं. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ऐसे आ जाए तो क्या करोगे? Now you have a gear here. Which is getting coupled with another gear. अब इसका बताओ. तो इसमें रोटरी एलिमेंट और इनर्शिया एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें भी इनर्शिया है, इसमें भी इनर्शिया है, इसमें भी इनर्शिया है, इसमें भी इनर्शिया है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है? हाउ टू अप्रोच सच प्रॉब्लम्स इन विच गियर्स आर एंगेज्ड टू ट्रांसफर पावर. ठीक है, तो उसके दो अप्रोचेस हैं. पहली बात तो ठीक है, देयर आर टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस. द फर्स्ट अप्रोच इज टू इग्नोर द इनर्शिया ऑफ गियर्स. दिस इज अ सिंपलर अप्रोच. ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि भाई कुछ ऐसा जुगाड़ करो जिससे कि गियर तो गायब हो जाए और आप उसको कुछ ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दो. सो व्हेन यू इग्नोर द इनर्शिया ऑफ गियर्स, then what you are actually aiming to is the construction of an equivalent shaft rotor system in which the gears will be eliminated altogether. लेकिन अब आप गियर्स को एलिमिनेट कर रहे हो
तो देखो सबसे पहली बात तो है गियर्स जब एंगेज होती है तो ये पहले समझना चाहिए कि इसमें स्पीड का वेरिएशन आता है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा रोटर सिस्टम दिखाता और आपसे बोलता कि भाई अब ये पूरा शाफ्ट और रोटर सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो जितनी ओमेगा पे ये रोटेट कर रहा होगा उतनी पर ही ये भी रोटेट कर रहा होगा, उतनी पर ही ये रोटेट कर रहा होगा। सीधी सी बात है। इस शाफ्ट पे जितना आपने टॉर्क प्रोवाइड कराया वही टॉर्क आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। तो इस तरह की जो शाफ्ट रोटर सिस्टम्स अपन पहले डील करते आए हैं, वो एक बार रोटेट होना चालू हो जाएं तो उनमें रोटर्स के बीच में एंगुलर वेलोसिटी या आरपीएम का डिफरेंस नहीं होता, बस ये पूरी की पूरी एक आरपीएम पे रोटेट करती है। लेकिन जहीं आपने गियर लगा दिया तो अब आपका स्पीड वेरी हो जाता है, बिकॉज whenever gears and pulleys come into play, आपने एक स्पीड रेशियो का नाम जरूर सुना होगा। There is something called as a speed ratio. अब ये स्पीड रेशियो क्या होता है? स्पीड रेशियो होता है कि अगर आपका एक गियर ड्राइविंग गियर है, यानी ड्राइविंग गियर का मतलब इस गियर के पास कहीं से पावर आ रही है, so this gear is already possessing rotary power and it is transferring that rotary power to some driven gear with which it is in contact with. तो ये ड्राइविंग गियर ड्रिवन गियर के साथ में कांटेक्ट बना रही है और पावर को ड्रिवन पे ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। स्पीड रेशियो इज डिफाइंड एज, सबसे पहले तो स्पीड रेशियो को कई बार स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और कई बार कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड रेशियो? Speed ratio is the RPM of the driven gear to that of the RPM of driving gear. अब ये जाहिर सी बात है, आप खुद ही इमेजिन करके देख लो कि अगर छोटा गियर बड़े गियर को रोटेट करता है तो छोटे गियर का आरपीएम ज्यादा होगा, बड़े गियर का आरपीएम कम होगा, ठीक है। ये हमेशा ही ये नियम रहता है। तो आप अगर गियर्स की साइजेस में वेरिएशन लाते हैं तो उसके साथ साथ गियर के एंगेजमेंट पे उनकी आरपीएम चेंज हो जाती है और इसीलिए स्पीड रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। अब स्पीड रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो ये जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट आपका गियर सिस्टम है और जो सेकंड आपका गियर सिस्टम है, यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं ये ड्राइविंग साइड में है और ये नीचे की दोनों चीजें ड्रिवन साइड में है। तो ड्राइविंग साइड की स्पीड अलग होगी और ड्रिवन साइड की स्पीड अलग होगी, क्योंकि आपने गियर्स जो कि अलग अलग साइज के हैं उनको एंगेज कर दिया है, ठीक है। तो स्पीड के वेरिएशन होने से क्या फर्क पड़ा अपने को? ये स्पीड रेशियो आती है ये तो आपको पता है, लेकिन इसके आने से क्या फर्क पड़ा भाई? अगर कोई डिस्क ज्यादा स्पीड पे रोटेट कर रही है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी compared to the same disk rotating at a smaller speed. तो अब आप क्या करना चाहते हो? In your analysis, you want to simplify your geared system by converting it into an equivalent system which is not having any gears. अब आप equivalent system को देखो। equivalent system में मैंने क्या किया है, जो ड्राइविंग गियर वाला जो पार्ट था, यानी कि फर्स्ट इनर्शिया एलिमेंट और फर्स्ट शाफ्ट मेंबर, इनको तो सेम रखा है। ये देख लो, ये एज इट इज इस इक्विवेलेंट सिस्टम में आ गए I1 KT1। और ड्रिवन वाला जो गियर ट्रेन का आगे का जो हिस्सा है, यानी कि KT2 शाफ्ट और I2, और ये गियर, ये पूरा सिस्टम मैंने रिप्लेस कर दिया किस चीज से? एक नए शाफ्ट से और एक नए इनर्शिया मेंबर से। सो यू सी इन द इक्विवेलेंट सिस्टम द रिप्लेसमेंट दैट आई हैव मेड इज to introduce a new piece of shaft and a new inertia element. और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस ओरिजिनल सिस्टम को रोटेशन दूं या इस इक्विवेलेंट सिस्टम को रोटेशन दूं जिसमें कोई गियर नहीं है, तो सारी चीजें सेम रहेंगी। Even the total of energies will remain the same. This is the concept of an equivalent system. तो अब आपको बेसिकली ये पता करना है
कि ऐसे एक गियर्ड सिस्टम को कैसे एक इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। और कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि अगर मैं इस सिस्टम को इसके इक्विवेलेंट मान लूं, तो ये जो नया KT2 डैश आया है और ये जो नया I2 डैश आया है, इनकी वैल्यूज क्या है। And the concept of the equivalent system is that the replacement of the original with the equivalent system is done in such a way so that the total kinetic energy and potential energy of the system remains same. चाहे ओरिजिनल सिस्टम की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल को चेक कर लो, चाहे इक्विवेलेंट सिस्टम की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल को चेक कर लो, सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भैया गियर वाला ये सिस्टम जो ओरिजिनल है या ये ले लो, या फिर बिना गियर का ये जो सिंपल रोटर और शाफ्ट सिस्टम है ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में पहला ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये इंट्यूशन आपको कहां से मिला कि आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे तो आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। हो जाएगी क्या? मतलब ऐसा एक शाफ्ट रोटर सिस्टम बना लूं तो क्या मैं इसका ओमेगा निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी सिंपल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ये देखिए मैं बताता हूं कैसा। अगर आप ये चीज करने में सफल हो जाते हैं, क्या करने में? द कन्वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल सिस्टम इनटू एन इक्विवेलेंट सिस्टम, व्हाट इज द एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग? आपने कहा कि भाई मैं ऐसा एक सिस्टम बना रहा हूं, अब मुझे ये बताओ इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अब आप इसको देखो, ये है KT1, ये है KT2 डैश, ये है I1 और ये है I2 डैश। सपोज करो आपने KT2 डैश और I2 डैश की वैल्यू समहाउ निकाल ली इक्विवेलेंट सिस्टम में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि आई कैन सी दैट 2 shafts आर कनेक्टेड इन सीरीज and the shafts in rotation act as torsional springs. ये टॉर्शनल स्प्रिंग की तरह काम करती है। तो बेसिकली इसका जो लीनियर मोशन में जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा? M1 K1 K2 फिर M2। अब अगर मासेस में ऐसा स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप क्या करते हैं? यू कैलकुलेट the equivalent spring constant by using this formula, 1 upon K equivalent is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2। वही काम अपन यहाँ पे करेंगे कि अगर दो टॉर्शनल स्प्रिंग्स सीरीज में आ जाए तो KT equivalent will be calculated like this, 1 upon KT equivalent is equal to 1 upon KT1 plus 1 upon KT2 dash। ये काम अपन कर सकते हैं। एक बार अपन को KT2 डैश की वैल्यू पता लग जाए, KT1 पहले से ही है अपने पास, तो ये काम करके अपन इन दोनों स्टेप्ड शाफ्ट्स को एक इक्विवेलेंट शाफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपना डायग्राम बन जाएगा ये। एंड नाउ यू हैव वन सिंगुलर शाफ्ट having a spring constant of KT equivalent। बस। अब अगर आप इस वाले सिस्टम को देखें और अपने पुरानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स को देखें तो सेम टू सेम है। 2 रोटर हैं, एक शाफ्ट है। अब इसका जो आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनालिसिस किया था, नाउ द एनालिसिस कैन प्रोसीड। नाउ प्रोसीड विद द नॉर्मल एनालिसिस। अब इस कन्वर्जन के बाद आप देखें इसमें गियर्स का कोई नामो निशान ही नहीं है। गियर्स आपने गायब कर दिए हैं। आपके पास में सिर्फ 2 रोटर आ गए और एक शाफ्ट आ गया। तो कहां से स्टार्ट किया अपन ने स्टार्ट किया इस तरह के गियर्ड सिस्टम से। इस तरह के गियर्ड सिस्टम को आपने इस तरह के इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया। इक्विवेलेंट सिस्टम को आपने शाफ्ट्स का कन्वर्जन करके एक सिंगुलर शाफ्ट बनाया। यू गेट अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एक बार ये आपके हाथ में आ जाए, फिर आप ये भूल जाओ कि भैया यहाँ पर कहीं गियर भी थे।
अब आपके लिए आपके पुराने सिलेबस में जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड टेक्निक सिखाई गई है, उस तरीके से अब आप इसका with the normal procedure you can find the value of natural frequencies. So this is the overall idea in this topic. तो कुल मिलाकर के यहां से आगे का काम तो सबको आता है, ये अपन क्लास में पूरा कर चुके हैं, आपने फर्स्ट मिड टर्म सेकंड मिड टर्म एग्जाम भी दे दिया है, सो इट इज बीइंग अंडरस्टूड कि आपको आता है, ठीक है। सीखना क्या है, ये कन्वर्जन, कि भाई कैसे इस गियर्ड सिस्टम को इधर तक लाया जाए। और इधर तक लाने का मतलब है कि सिर्फ आपको ये सीखना है ये KT2 डैश की वैल्यू कैसे निकालूं और ये I2 डैश की वैल्यू कैसे निकालूं। ये I2 डैश क्या है, द इक्विवेलेंट रोटर विथ विच यू आर रिप्लेसिंग द सेकेंड रोटर। ये सेकेंड रोटर जो I2 इनर्शिया लेके बैठा था, इसको मैं कौन सी एक नई डिस्क से रिप्लेस करूं जिससे कि गियर हटा करके ये एक सेम शाफ्ट के अंदर आ जाए। और उसी तरीके से ड्रिवन एरिया में ये KT2 स्टिफनेस का एक शाफ्ट और था, लेकिन ये ड्रिवन साइड ऑफ गियर पे था, तो गियर को हटा दिया जाए तो ये शाफ्ट भी रिप्लेस करनी पड़ेगी एक नई KT2 डैश स्टिफनेस की शाफ्ट से। तो ड्रिवन साइड की सारी एंटिटीज को कैसे रिप्लेस किया जाए ताकि अपने एक ऐसा इक्विवेलेंट सिस्टम बना लें, ये अपना स्टडी का पर्पस है। अब देखते हैं आगे कैसे चलना है इस पे। तरीका तो वैसे ही बता दिया आपको कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करके बनाना है आपको। सो दैट मीन्स आप ये सिस्टम लोगे और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, या फिर आप ये सिस्टम लो और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, सेम आनी चाहिए। तो पहले देखें इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है। लेट अस से कि ये वाला जो पुली है या फिर ये जो भी इनर्शिया एलिमेंट है, ये ω1 स्पीड पे घूम रहा है, और ये गियर का कुछ भी जो कन्वर्जन से स्पीड बन रही है, जो सेकंड वाला जो इनर्शिया एलिमेंट है वो आपका ω2 स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। गियर्स के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, अपने को सिर्फ इतना पता है कि इसका गियर रेशियो या फिर स्पीड रेशियो कैपिटल N दे रखा है। और बेसिकली कैपिटल N स्पीड रेशियो देने का यही मतलब होता है कि अगर ये गियर ω1 पे घूम रही है और अगर इन दोनों गियर्स का स्पीड रेशियो N है, तो ये वाली गियर कितने स्पीड पे घूम रही होगी ये बताता है आपका N, क्योंकि स्पीड रेशियो इज ω2 अपॉन ω1 इक्वल टू स्पीड रेशियो। तो अगर पहले वाले का स्पीड पता है और स्पीड रेशियो पता है तो मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने को ये चीजें दे रखी है, ω1 ω2 स्पीड रेशियो, एवरीथिंग इज गिवन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, जैसे हाफ mv² करते हैं उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, रोटरी एलिमेंट है तो हाफ I ω² आएगा, तो हाफ I1 ω² इसकी काइनेटिक एनर्जी और हाफ I2 ω2² इसकी काइनेटिक एनर्जी। और ऑलरेडी हम अभी क्या कर रहे हैं, इग्नोरिंग इनर्शिया ऑफ गियर्स, इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो जब गियर में इनर्शिया है ही नहीं तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी मानी ही नहीं जाएगी, वी विल इग्नोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू गियर्स। तो अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर दी तो ओरिजिनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई। अब देखें कि आप सपोज करो कि आपने इक्विवेलेंट सिस्टम बना लिया है, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें गियर तो लगे नहीं है साहब, सीधी सी बात है, ठीक है। ये अगर ω1 स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ये भी ω1 से ही कर रहा होगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब बीच में गियर नहीं है, ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, ये पूरा एक स्टेप्ड शाफ्ट जो कि रिजिड है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर ω1 ω2 नहीं आएगा, यहां पर सीधे सीधे ω1 और ω1 ही आएगा। नाउ सो वी आर सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम इज हाफ I1 ω1² पहले डिस्क का, और दूसरे डिस्क का क्या है, उसका ये I2 डैश अपन को पता नहीं है, लेकिन जो भी I2 डैश है the kinetic energy will be half I2 dash into ω1², अगेन ω1 आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल की काइनेटिक एनर्जी ये, इक्विवेलेंट की काइनेटिक एनर्जी ये,
इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन बिटवीन स्टेप है। अपन को ये पता है कि ओरिजिनल में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों स्पीड्स बैठी है, बट वी विल मेक यूज ऑफ द स्पीड रेशियो, n इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 को मैं n ओमेगा 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, और ओमेगा 2 की जगह जब ये वैल्यू रखूंगा n ओमेगा 1, तो यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। So in short, what I'm saying is that the kinetic energy of the original system can also be written like this. इसको मैंने इक्वेशन 1 बनाया, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम इक्वेशन नंबर 2 बनाया। और जैसा कि हम पहले से ही क्लेम करते आ रहे हैं, we are replacing the equivalent, sorry, the original with the equivalent. So the replacement has to follow the rule that the kinetic energy of the system should remain unaffected. तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इक्वेट करूंगा तो हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर कैंसल, हाफ और हाफ कैंसल, ओमेगा 1 स्क्वायर कैंसल, एंड यू गेट your I2 dash equal to n square times I2. क्या का डिस्क लगा था ड्रिवन साइड में। इक्विवेलेंट सिस्टम जब आप बनाओगे गियर वेयर हटा करके, तो इस I2 डिस्क की जगह किस इनर्शिया की डिस्क को रखा जाएगा? तो इसका आंसर सिर्फ इतना है, गियर्स जो कनेक्ट कर रहे हैं उनका स्पीड रेशियो बताओ। बोले साहब n है, n का स्क्वायर करो और जो ओरिजिनल डिस्क की इनर्शिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली आपकी जो रिप्लेसमेंट डिस्क की इनर्शिया है वो बता देगी आपको, यानी कि इक्विवेलेंट सिस्टम में कितने इनर्शिया की डिस्क को फिट करना है अपने को, इतने इनर्शिया की डिस्क को फिट करना है, दैट्स इट। क्योंकि अगर एग्जैक्टली इतने इनर्शिया की डिस्क को अगर आप यहां पर लाके फिट करते हो तो ओरिजिनल की और इक्विवेलेंट की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, दैट्स इट। तो आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को भी भूल जाओ, आप तो सिर्फ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रख लो। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट इनर्शिया ऑफ द न्यू डिस्क, यानी नए डिस्क की इनर्शिया कितनी होनी चाहिए ड्रिवन साइड में? n स्क्वायर तो जो हटा रहे हैं उसकी इनर्शिया को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और यहां लगा दो, खत्म बात। ठीक है, यहां तक का खेल आपको समझ में आ गया क्या? हर्षित, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, अब अपन को यह समझना है, द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम इज how to find the replacement value of the shaft that is provided in the driven side. अब driven side में आपकी ओरिजिनली तो K2 स्टिफनेस की शाफ्ट कनेक्टेड थी, लेकिन इक्विवेलेंट सिस्टम में आप ये पूरा का पूरा ड्रिवन वाला साइड ही गायब करके नई चीज लगा रहे हो यहाँ पे बिना गियर के। तो आपने इसका रिप्लेसमेंट तो सीख लिया, अब ये नया जो शाफ्ट यहाँ लग रहा है ये KT2 डैश, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? इसके लिए अपन पोटेंशियल एनर्जीज को इक्वेट करते हैं। भाई पोटेंशियल एनर्जी अब इस तरह के सिस्टम में है कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या क्या सीखी है? पोटेंशियल एनर्जी आपने सीखी है कोई चीज अगर किसी डेटम लेवल से ऊपर ले जाओ तो इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, किसी स्प्रिंग को दबा के रखो तो इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, किसी स्प्रिंग को खींच के रखो इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। These are the potential energies that you know about. Now we are going to talk about a potential energy of torsion. पहले एक बार एक कंपैरेटिव स्टडी कर ले, क्योंकि अब अपन पोटेंशियल एनर्जीज की बात करेंगे तो फॉर्मूले देख करके एकदम से अपना दिमाग चकराए नहीं, इसीलिए पहले पोटेंशियल एनर्जीज का कॉन्सेप्ट एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट अस से आई हैव अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K, यहां पर इसको दबाने का एक प्रोविजन, दबाने का या खींचने का प्रोविजन कुछ दे रखा है आपको। एंड नाउ
you pulled it in the positive x direction. So now the spring has become extended by a distance of x. और इस जगह पे x डिस्टेंस से पुल करके आपने स्प्रिंग को पकड़ रखा है. टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. याद है तो बता दो, नहीं याद है तो बोल दो नहीं याद है, मैं बता दूंगा. बोलो हर्षित. नहीं पता सर. हाफ ऑफ, याद आया? किसी भी स्प्रिंग को अगर आप x डिस्टेंस से पुल करके या पुश करके होल्ड करें और आपसे ये पूछा जाए कि उस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, दैट विल बी हाफ ऑफ kx स्क्वायर. इसके डेरिवेशन वगैरह आपको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाए गए थे, अपन अभी उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे. आई विल सिंपली आस्क यू टू रिमेंबर दिस एज इट इज. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलास्टिक बॉडी. इसी के इक्विवेलेंट अब मैं रोटरी सिस्टम लेके आ रहा हूं. मेरे पास में एक शाफ्ट का पीस है जिसका कि टॉर्शनल स्टिफनेस KT है, ठीक है. और अब मैंने क्या किया, मैंने इस पे कोई टॉर्क लगाया और इसको ट्विस्ट कर दिया थीटा एंगल से. थीटा एंगल से ट्विस्ट करके पकड़ लिया, इसको मरोड़ दिया. इसको जैसे किसी का हाथ मरोड़ के आपने पकड़ रखा हो तो उसका हाथ मरोड़ा का मरोड़ा रह जाता है, दर्द से चिल्लाता रहेगा बंदा. उस तरह की कुछ बात हो रही है. थीटा एंगल से पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मरोड़ दिया और उस थीटा एंगल पे मरोड़ के पकड़ रखा है. अब सीधी सी बात है, शाफ्ट तो इलास्टिक है, जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे वो फट से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएगी. इन शॉर्ट, द शाफ्ट विल बिहेव एज इफ इट वर अ स्प्रिंग इन टॉर्शन और रोटेशन. तो लीनियर स्प्रिंग की तरह ही काम करती है, बस फर्क इतना है कि रोटेशन में स्प्रिंग है ये, ठीक है. तो अब इसी चीज को देख करके देखो, कंपैरेटिव चीजें देखो. स्प्रिंग कांस्टेंट लीनियर में K होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट रोटेशन में KT होता है. डिस्प्लेसमेंट लीनियर में x होता है, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में थीटा होता है. अब मेरे को ये बता दो, रोटेशन में अगर मैं इसको थीटा एंगल से मरोड़ के पकड़ूं तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये तो बताओ. हाफ K थीटा स्क्वायर. हाफ ऑफ KT टाइम्स थीटा स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. अब बात आती है कि आप बेसिकली शाफ्ट है, फिर एक गियर है, गियर से दूसरा गियर कनेक्टेड है, फिर शाफ्ट है, फिर जाकर के I2 कनेक्टेड है. तो आपने ड्राइविंग गियर को एक टॉर्क दिया, तो आप सोच के देखो कि भाई ये टॉर्क ऐसा नहीं है कि आपने सीधे गियर को हाथ से पकड़ के घुमा दिया हो. ये गियर इस शाफ्ट के रोटेशन से घूम रही है, पहली वाली गियर. तो सीधी सी बात है, आप डाउन साइड में देखो कितने सारे मटेरियल कनेक्टेड है, शाफ्ट कनेक्टेड है, फिर एक भारी सा I2 कनेक्टेड है. तो साफ सी बात है कि जब आप इस शाफ्ट को यहां से रोटेट करने की कोशिश करोगे तो इस शाफ्ट के रोटेशन से पहले इसमें एक ट्विस्ट आएगा. उस ट्विस्ट के आने के बाद फिर ये शाफ्ट रोटेट होना चालू होगी, उसके बाद ये गियर रोटेट होना चालू होगा, और जब ये रोटेट होना चालू होगा फिर ये गियर रोटेट होना चालू होगा. और जब ये गियर रोटेट होना चालू होगी सेकंड वाली, तो पहले इस शाफ्ट में एक ट्विस्ट आएगा, और जब वो परमानेंट ट्विस्ट इसमें बैठ जाएगा फिर उसके बाद इसका रोटेशन चालू होगा, फिर I2 रोटेट होगा. सो व्हेनेवर द शाफ्ट्स आर driving other shafts, gears and other inertia elements, all the connected shafts in their driving state, यानी कि जब वो चल रही हो अपनी चाल के दौरान, उनके अंदर एक ट्विस्ट मौजूद होता है, यानी कि ट्विस्टेड स्थिति में ही वो रोटेशन कर रही है. ऐसा नहीं है कि बस एक शाफ्ट है और बस वो घूम रही है. तो आप घूमते वक्त अगर इन दोनों शाफ्ट से हालत पूछो
तो ये शाफ्ट बोलेगा कि साहब मैं ऑलरेडी θ1 की ट्विस्ट खा करके बैठा हूं और ट्विस्टेड कंडीशन में रोटेशन कर रहा हूं और पावर ट्रांसमिट कर रहा हूं। इससे इसका हाल पूछोगे तो ये भी यही कहेगा, भाई साहब मैं अपनी इलास्टिसिटी की लिमिट के हिसाब से θ2 का ट्विस्ट झेल रहा हूं हर क्षण, यानी कि θ2 से ट्विस्टेड है ये शाफ्ट ऑलरेडी, और उसके बाद रोटेशन और पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये शाफ्ट रोटेट करते टाइम परमानेंटली θ1 से ट्विस्टेड है और ये शाफ्ट रोटेशन करते टाइम परमानेंटली θ2 से ट्विस्टेड है। अच्छा, परमानेंटली का मतलब ये मत सोचना कि इसमें परमानेंटली ट्विस्ट आ गया, वो तो क्या कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने जैसे ही पावर ट्रांसमिशन बंद किया, सारे गियर वियर और मोटर वोटर सब ऑफ कर दिए, तो ये θ1 और θ2 गायब हो जाएंगे। वापस से जब आप इंजन चालू करोगे, मोटर चालू करोगे, तो वापस से θ1 और θ2 ट्विस्ट इन दोनों शाफ्ट्स में बरकरार हो जाएंगे, दे विल बी मेंटेन्ड। समझ में आया आपको? तो θ1 और θ2 का ट्विस्ट कंटिन्यूअसली दोनों शाफ्ट्स में होता है, ठीक है। अब इन दोनों ट्विस्टों के रहते हुए जब ये पावर ट्रांसमिशन कर रही हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं while transmitting power, shaft 1 is possessing a potential energy of half kt1 θ1 square, and the shaft 2 is possessing a potential energy of half kt2 θ2 square, and therefore the total potential energy of the original system while rotating is the sum of these two potential energies. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। ठीक है, तो हर्षित आपको कोई छोटा सा भी डाउट हो, since you are the only student present here, you are free to interrupt and ask me and clarify your doubt so that you are 100% satisfied. ठीक है, छोटा सा भी डाउट हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी संकोच करना ही नहीं है, क्योंकि कोई और यहाँ डिस्टर्ब होने वाला है ही नहीं क्लास में। तो ये क्लास एक तरह से आपके लिए ही है। सो नहीं समझ में आए तो हिचकिचाना नहीं, जरूर बोल देना कि सर ये नहीं समझ में आया, या वापस समझा दो, या जो भी डाउट है प्लीज डू आस्क, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब आपके गियर्ड सिस्टम when it is in motion is half of kt1 θ1 square plus half of kt2 θ2 square. This is the potential energy of the original system. अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके ये इक्विवेलेंट सिस्टम बिठाने जा रहे हो, तो इस सेकंड वाले सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इसके ओरिजिनल सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही होना चाहिए, तब जाके मानेंगे कि आप गियर वियर को हटा करके ऐसा सिस्टम बना दो। देखो, काइनेटिक एनर्जी का तो इक्विवेलेंस लगा ही लिया है अपन ने, अब पोटेंशियल एनर्जी का इक्विवेलेंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मैं I1 को ड्राइव करना स्टार्ट करूंगा, अब मैं इक्विवेलेंट सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं I1 को ड्राइव करना स्टार्ट करूंगा, एक टॉर्क दिया, तो टॉर्क जो है ये पूरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट होगी और इवेंचुअली वही टॉर्क I2 पर भी आ जाएगी, I2 डैश पर भी आ जाएगी, ठीक है। सेम टॉर्क विल रीच द सेकेंड रोटर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि बीच में कोई गियर नहीं है, सीधे सीधे शाफ्ट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से सीरीज में, तो मरोड़ जरूर आएगा दोनों शाफ्ट में, लेकिन इन दोनों में ट्विस्ट आने के बाद जो भी और जितना भी टॉर्क आपने इनपुट दिया था उतना ही टॉर्क आउटपुट में भी मिलेगा। ये केस यहां नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आप ये सोचो कि गियर हो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं यहां पर अगर एक टॉर्क दूं T, तो क्या वो सेम टॉर्क यहां नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। यहां पर अगर आप T1 टॉर्क दे रहे हो तो यहां पर T2 टॉर्क पहुंचेगा। ये T2 टॉर्क T1 से ज्यादा भी हो सकता है, T1 से कम भी हो सकता है। ये वापस इस पे निर्भर करेगा कि आपके गियर्स का साइज कैसा है। तो बेसिकली आप ये भी मान लो, गियर्स नॉट ओनली मैग्निफाई और डिमिनिश स्पीड्स,
they also have the capacity to magnify or diminish torques. और इसका सबसे सीधा सीधा उदाहरण है आपकी गाड़ियां। गाड़ियों में गियर होते हैं, अपन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई बहुत स्टीप स्लोप पे गाड़ी को चढ़ाना हो तो फर्स्ट गियर पे चढ़ेगी गाड़ी, चौथे गियर पे आप गाड़ी चढ़ा के दिखा दो, चढ़ेगी नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि चौथा वाला गियर उतना टॉर्क ही नहीं देती है आपको। फर्स्ट गियर आपको सबसे ज्यादा टॉर्क देती है। अब गाड़ी की पावर आप एक्स्ट्रा थोड़ी लेके आ रहे हो, आपकी गाड़ी का सीसी फिक्स्ड है, सेम इंजन है। तो अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी की कोई गाड़ी है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का आउटपुट दे सकती है। अब उस एनर्जी से आप टॉर्क कितना पैदा कर रहे हो, ये उसके गियर की खासियत है। फर्स्ट गियर सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए आपकी जब भी चढ़ाई चढ़नी होती है गाड़ियों को, तो आप लो गियर पे यानी फर्स्ट गियर पे गाड़ी को डालो और ऊपर को चढ़ाओ। गाड़ी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब बैल बन गई है गाड़ी, सीधे ढर ऊपर चढ़ जाएगी। और अगर आपको स्पीड चाहिए तो फोर्थ गियर पे लाओ। तो फोर्थ गियर टॉर्क के लिए नहीं होता, स्पीड के लिए होता है, और फर्स्ट गियर स्पीड के लिए नहीं होता, टॉर्क के लिए होता है। तो ये हालांकि एक 6 सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियर को बातें पता ऑलरेडी होने चाहिए, दैट गियर्स कैन एम्पलीफाई टॉर्क डिपेंडिंग ऑन द स्पीड रेशियो। ये अभी अपन आगे और डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी डेरिवेशन में आएगा आपके। तो अगर गियर लगे हों तब तो टॉर्क अलग अलग जनरेट होगा दोनों रोटर्स पे, लेकिन अगर गियर नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, जितना टॉर्क इनपुट में दिया, यहां पर अगर T1 टॉर्क दिया तो आंख बंद करके बोल देना यहां पर भी T1 टॉर्क ही मिलेगा, यहां पे कोई दूसरा टॉर्क नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, क्योंकि गियर ही नहीं है। ये वही सेम चीज हो गई कि अगर मेरा रोटर 1 ओमेगा 1 की रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बताओ कि इस इक्विवेलेंट सिस्टम में कनेक्शन के बाद मेरा सेकंड रोटर कितनी ओमेगा से घूम रहा होगा? ओमेगा 1 से घूम रहा होगा, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि गियर ही नहीं है इसके बीच में। आपने सीधे सीधे शाफ्ट लगा के कनेक्ट कर दिया, तो जितनी स्पीड इसकी उतनी स्पीड इसकी, जितना टॉर्क इसका उतना ही टॉर्क इसका, सीधी सी बात है। ठीक है, ये T1 होगा, T2 नहीं होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट गियर के होने और नहीं होने का। लेकिन हम बात अभी किसकी कर रहे हैं? हम ट्विस्ट की बात कर रहे हैं। ट्विस्ट इन द शाफ्ट तो पावर ट्रांसमिशन के दौरान तब भी आएगा जब गियर लगे हों, और तब भी आएगा जब गियर नहीं लगे हों। क्यों भाई? आप सीधी सी बात है ना, सोच के देखो, मटेरियल है, लंबाई है इस शाफ्ट की, आप इधर से पकड़ के मरोड़ रहे हो इसको, तो ये शाफ्ट मरोड़ खाएगा ही खाएगा। ये शाफ्ट मरोड़ खाएगा और इसको मरोड़ने की कोशिश करेगा। अब ये थोड़ा सा मोटा शाफ्ट है, तो हो सकता है कि इसमें जितना ट्विस्ट आ रहा हो लेटस से θ1, तो इसमें वो सेम ट्विस्ट नहीं आए। इसमें कितना ट्विस्ट आएगा? इसमें कुछ और ट्विस्ट आएगा, लेटस से θ2 डैश। लेकिन एक बार आपने यहां पर टॉर्क ट्रांसमिट किया, फर्स्ट वाली शाफ्ट में θ1 का ट्विस्ट परमानेंटली बैठ गया, फिर उसके बाद वो इसको घुमाना चालू करेगा सेकंड वाले को। सेकंड वाले को जब घुमाने की कोशिश करेगा, मरोड़ने की कोशिश करेगा, तो सेकंड वाले में θ2 डैश का परमानेंट ट्विस्ट बैठ गया। उसके बाद I2 डैश वाला रोटर घूमना चालू होगा, तो टॉर्क तो पहुंच जाएगा एज इट इज, लेकिन इन दोनों का ट्विस्ट अलग अलग होगा, θ1 और θ2 डैश। सो नाउ लेट अस से कि θ2 डैश तो हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये KT2 डैश भी नहीं पता अपने को, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो बना ही सकते हैं। तो जरा इस इक्विवेलेंट सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो हर्षित। और अगर आपको बर्डनसम लग रहा है तो आप सीधे कह सकते हो कि नहीं सर, आप ही बना दो, यू गो अहेड एंड से दैट, अदरवाइज यू गिव इट अ ट्राई। हाफ KT1 into θ1 square बिल्कुल सही, plus half KT2 dash into θ2 dash square. एब्सोल्युटली राइट,
एब्सोल्युटली राइट, बस इतना सही है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम, हाफ ऑफ KT1 θ1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ KT2 डैश इंटू θ2 डैश का स्क्वायर. ये बन जाएगी दो पोटेंशियल एनर्जीज. और आप कह रहे हो कि मैं ओरिजिनल सिस्टम को हटा करके फुल कॉन्फिडेंस से इक्विवेलेंट सिस्टम को रख रहा हूं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होनी चाहिए. सो इफ यू इक्वेट दीज टू पोटेंशियल एनर्जीज, वंस अगेन यू सी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू गेट एन एक्सप्रेशन KT2 इंटू θ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू KT2 डैश इंटू θ2 डैश का स्क्वायर. अब ये एक्सप्रेशन तो बना लिया है अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ना तो आपको KT2 डैश पता है ना θ2 डैश पता है, दोनों ही नहीं पता. KT2 पता है और θ2 पता है. These two are already given to you. ठीक है, तो अब देखें अपन इसके आगे क्या कर सकते हैं. अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, θ2 डैश कितना भी हो कोई मतलब ही नहीं है अपने को तो ये चीज पकड़नी है कि KT2 डैश कितना है, ये चीज है अपना मकसद. दिस इज व्हाट वी आर आफ्टर. और आप इसके पीछे पढ़ते पढ़ते पोटेंशियल एनर्जीज को आपने इक्वेट किया और आपके हाथ में अभी फिलहाल एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया. लेकिन अब अपन को ये पता ही नहीं कि इस एक्सप्रेशन को लेके करे क्या, क्योंकि साला इसके अंदर दो अननोन बैठे हुए हैं और अपन को पकड़ना सिर्फ KT2 डैश है. अगर θ2 डैश किसी तरीके से पता लग जाता तो इस एक्सप्रेशन में डाल करके KT2 डैश निकाल लेते. तो देखते हैं अब अपन आगे कैसे करें इसको डील. लेट अस सी व्हाट आर द अदर प्रिंसिपल्स दैट वी कैन अप्लाई टू आवर प्रॉब्लम. ओरिजिनल का अच्छा ये सब तो हो गया अपना, ये अपन ने डिराइव कर लिया. ओके, नाउ वी कम टू दिस. टॉर्क ट्रांसमिशन के दौरान θ1 θ2 ट्विस्ट आ गए. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ओरिजिनल ये अपन ने ले ली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट ये अपन ने ले ली, इनको इक्वेट कर लिया और इवेंचुअली अपन यहां तक आ गए कि अपन ने ये एक्सप्रेशन डिराइव करके रख लिया है. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू आवर डेरिवेशन. यहां तक आ गए. ठीक है, अब देखो यहां पर आपकी पूरी काइनेमेटिक्स का एक रिवीजन हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिवीजन हो जाएगा, काफी सारी चीजें हैं. इन सारे नॉलेज को मिला जुला करके एक बढ़िया सा डेरिवेशन इसमें आगे निकलता है. कभी भी आपने दो गियर्स को मैश किया, ठीक है, अब ये T1 क्या है, टॉर्क है, ये ड्राइवर है. तो इसलिए मैं ये कहूंगा, अब मैंने इसमें से शाफ्ट वाफ्ट सब हटा दी. ठीक है, आप सिर्फ इतना देखना कि मैंने तो ड्राइवर गियर को किसी तरीके से T1 टॉर्क दे दी और ड्राइवर गियर का रेडियस R1 है. अब ये टॉर्क जब मैं दूंगा तो इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होगी, है कि नहीं? सीधी सी बात है. अगर आप किसी भी रोटरी ऑब्जेक्ट को टॉर्क देते हो, दिस इज अ रोटर, और मैंने कहा कि मैं इसको T टॉर्क दे रहा हूं और इसका रेडियस है R, तो ये बताओ कि ये इसकी जो टेंजेंशियल लोकेशन है ये, इस पे कितनी फोर्स जनरेट हो रही होगी, आप बताओ. हाउ मच फोर्स इज बीइंग जनरेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क और द गियर. पता है ये अपने को. किसी भी गोल वस्तु के लिए सेंटर के एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क T है तो टेंजेंशियल फोर्स कितनी होती है, F इंटू R इज इक्वल टू T से रिलेटेड होती है. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं, ये सर्कल दिया और इस सर्कल पर रेडियस रखा और बोला कि मैं यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स F लगा रहा हूं और बोला कि अब बताओ टॉर्क कितना है, तो ये तो आप फटाक से बता देते, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R, है कि नहीं? सही है कि नहीं, बताओ. हाँ सर. तो F कितना होगा, T बाई R. ये हुआ कि नहीं?
अगर F इज इक्वल टू टी बाई आर है तो अब अगली ये चीज आ रही है, इस फिगर को देखो। T1 टॉर्क मैंने गियर 1 को दिया, ड्राइवर को, तो यहां पर जो टेंजेंशियल फोर्स जनरेट करेगा ये ड्रिवन गियर को घुमाने के लिए, दिस टेंजेंशियल फोर्स F विल बी इक्वल टू T1 बाई R1। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये फोर्स है जो ड्रिवन गियर को घुमाएगी, लेकिन ये जो फोर्स है ये ड्रिवन गियर के सेंटर से R2 की दूरी पर है। तो बताओ कि ड्रिवन गियर के शाफ्ट के सेंटर पे कितना टॉर्क पहुंच रहा है? F इंटू R2। तो T2 कितना हुआ? T2 इज F इंटू R2। और अगर मैं अब उल्टा यहां पर पूछूं कि T2 का टॉर्क जनरेट करने के लिए R2 के रेडियस पे कितनी फोर्स लगाई थी, तो उसका आंसर क्या होगा? T2 बाई R2। तो चूंकि ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये फोर्स फर्स्ट गियर के लिए और सेकंड गियर के लिए कॉमन है, तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि T1 बाई R1 ऑफ द ड्राइवर गियर इज इक्वल टू T2 बाई R2 ऑफ द ड्रिवन गियर। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ। यस सर। हो गया, क्योंकि ये दोनों ही आपके F फोर्स के बराबर हैं। These both are equal to the tangential force F, which is generated at the contact point of the gears. अब ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि स्पीड रेशियो n ड्रिवन गियर टू ड्राइवर गियर की आरपीएम का रेशियो है या फिर एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो। कोई भी चीज ले लो, दोनों सेम ही आएगी, क्योंकि n और ओमेगा तो सिर्फ 2 पाई के उस फैक्टर से ही तो फर्क पे आता है ना। ओमेगा क्या है? 2 पाई n बाई 60। तो चाहे स्पीड रेशियो को n2 बाई n1 लिखूं, चाहे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 लिखूं, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी स्पीड रेशियो n को आरपीएम के रेशियो के हिसाब से ले रहा हूं, n2 बाई n1। n2 किसका आरपीएम है? ड्रिवन गियर का आरपीएम है, और n1 ड्राइवर का आरपीएम है, ठीक है। अब इससे क्या हासिल किया अपन ने? एक चीज एक्सप्रेशन और इसको ध्यान से देखो, ये लॉजिकल लगती है क्या आपको? If D1 and D2 are diameters of driver and driven gears respectively, can I say that pi D1 N1 is equal to pi D2 N2? यस सर। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो इसमें तो ये याद रख लेना, कोई सी भी चक्री हो, चाहे गियर हो, चाहे पुल्ली हो, कुछ भी हो, अगर उसका डायमीटर d है और अगर उसके रोटेशन का आरपीएम n है, तो पाई डी एन बाय 60 जो है वो क्या होती है? वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब आपने ये कहा कि मैं ऊपर वाले गियर को और नीचे वाले गियर को मैश कर रहा हूं, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों कांटेक्ट बना रहे हैं, वहां पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो तो कॉमन ही होगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि फर्स्ट गियर की टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 अलग हो और सेकंड गियर की टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 अलग हो। अगर ये दोनों वेलोसिटीज अलग हो गई तो कांटेक्ट पॉइंट्स पे गियर के दांत टूट जाएंगे, सारे आपस में घिसने लग जाएंगे, मशीन जाम होकर के रुक जाएगी। तो गियर के साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बार मैश होने के बाद में उनकी पेरिफेरी पे जो कॉमन पेरिफेरल वेलोसिटी होगी वो तो सेम ही होनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर गियर 1 के टर्म्स में पेरिफेरल वेलोसिटी लूं तो वो बनता है पाई d1 n1 बाई 60, और गियर 2 के टर्म्स में पेरिफेरल वेलोसिटी लूं तो वो बनता है पाई d2 n2 बाई 60। और चूंकि कांटेक्ट हो रहा है दोनों गियर का, तो इनकी पेरिफेरल वेलोसिटी कॉमन होनी चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों को इक्वेट किया जाए
तो 60 और 60 कैंसिल हो गए एंड यू गेट पाई d1 n1 इक्वल टू पाई d2 n2। पाई को भी उड़ा दो, कॉमन है, d1 n1 इज इक्वल टू d2 n2। ठीक है, अब इससे आगे अपन ने क्या निकाला, ये चीज पता है, तो अब मैंने पाई और पाई को कैंसिल कर दिया। देन आई से n2 बाई n1, अब रीअरेंज किया है, n2 के नीचे n1 को ले आया, d1 के नीचे d2 को ले आया, रीअरेंजमेंट करके देखा तो n2 बाई n1 जो कि क्या है, वेलोसिटी रेशियो, इज इक्वल टू d1 बाई d2। और चूंकि d1 और d2 डायमीटर हैं तो रेडियस भी उसी रेशियो में होंगे, क्योंकि d1 इज इक्वल टू 2r1, d2 इज इक्वल टू 2r2, 2 और 2 कैंसिल, तो d1 बाई d2 है तो r1 बाई r2 भी स्पीड रेशियो के बराबर होगा। इन शॉर्ट ये तो आपकी बहुत ही सिंपल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स में से आता है कि रेडियस ऑफ टू गियर्स विच आर मैशिंग विद ईच अदर, इफ यू टेक द इनवर्स रेशियो, यानी कि ड्राइविंग गियर का रेडियस डिवाइडेड बाय ड्रिवन गियर का रेडियस, वो भी स्पीड रेशियो ही होता है। तो स्पीड तो देखो n2 बाई n1 है और रेडियस r1 बाई r2 है, ये ध्यान रखना है। तो अपन को ये पता है ऑलरेडी, ये तो मैंने यहाँ पर ये सारा चीजें करके दिखा दिया। हालांकि आप चाहो तो आपसे कभी डेरिवेशन में पूछ ले तो आप सीधे ये लिख सकते हो विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो r1 बाई r2 n है। अब आप इक्वेशन नंबर 6 में जाएं और इक्वेशन नंबर 6 को यूज करते हुए इसको रीअरेंज करें, r1 को यहां रखें, t2 को यहां नीचे लाएं, तो ये हो जाएगा r1 by r2 is equal to t1 by t2, and since r1 by r2 is equal to speed ratio, so we can say that the ratio of torque transmitted t1 by t2 is also equal to speed ratio। तो अभी तक अपन ये जनरली टॉर्क्स की बात नहीं करते थे, अब अपन ने पहली बार टॉर्क्स के रिलेशन को टच किया है स्पीड रेशियो के टर्म्स में। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में स्पीड रेशियो n है, वो इन दोनों की टॉर्क्स के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है कि भाई आपने कितना टॉर्क लगाया, T1 लगाया ड्राइविंग पे, और कितना टॉर्क मिला ड्रिवन पे, T2 टॉर्क मिला ड्रिवन पे, तो T1 बाई T2 इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड रेशियो। ठीक है, आगे चलें। यूजिंग टॉर्शन इक्वेशन, अब देखो T1 और T2 इक्वल टू n तो आ ही गए हैं। टॉर्शन इक्वेशन आपको पता है कि भाई अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये जांच कर रहे हो कि ड्राइवर गियर पे टॉर्क आई कहां से। आपने बोला साहब इधर एक शाफ्ट लगी हुई थी, वो हमने दिखाया नहीं था, अब दिखा दो। तो ये शाफ्ट थी, ये शाफ्ट इस ड्राइवर गियर को टॉर्क दे रही थी, तो यानी कि इस शाफ्ट से आ रहा है ये T1 इस गियर तक। तो बोला कि अब अगर शाफ्ट आ गया तो टॉर्शन इक्वेशन आ जाएगी। शाफ्ट की J1 कितनी है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शाफ्ट का शियर मॉडुलस कितना है G1, और शाफ्ट की लेंथ कितनी है L1। इनके टर्म्स में T बाई J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L का जो टॉर्शन इक्वेशन है, यू कैन यूज दैट एंड आफ्टर रीअरेंजिंग यू सी J1 को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, तो T1 इज इक्वल टू GJ अपॉन L इंटू थीटा 1। बट इफ यू रिमेंबर योर लेसन्स ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम, ये जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स है GJ बाई L, ये सीधे सीधे टॉर्शनल कांस्टेंट KT होता है या टॉर्शनल स्टिफनेस KT होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर T1 मेरे फर्स्ट शाफ्ट का टॉर्क है तो उसको KT1 थीटा 1 भी लिख सकता हूं, और उसी तरीके से अगर T2 मेरे सेकंड शाफ्ट का टॉर्क है तो उसको मैं बिना ये सारी बातें बताए सीधे KT2 इंटू थीटा 2 भी लिख सकता हूं। अब जब मैं T1 को KT1 थीटा 1 लिख रहा हूं और T2 को KT2 थीटा 2 लिख रहा हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है T1 बाई T2 इज इक्वल टू n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं KT1 थीटा 1 अपॉन KT2 थीटा 2 इक्वल टू n। ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या, ये बता दो। यस सर। अब ये एक्सप्रेशन देखो, अभी तक अपन को कोई बहुत क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा था कि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टिपिकल है।
अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हो रहा है तो आप किताबों में जा करके चेक करना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। बट एनीवे, ये वाला जो डेरिवेशन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ये काफी लॉजिकल है, इसमें आपको कोई भी चीज गलत या कहां से आई क्यों आई ऐसा नहीं लगेगा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बट इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड थिंकिंग। एनीवे, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इक्विवेलेंट सिस्टम पे गए, अपन ने ये जो सारी चीजें डेवलप कर रही हैं, ये T1/T2 इज इक्वल टू n, ये ओरिजिनल सिस्टम के लिए है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव करके रखा है फिफ्थ वाला, ये कंपैरिजन से निकाला है इक्विवेलेंट और ओरिजिनल के। अब अपन जा रहे हैं वापस से इक्विवेलेंट सिस्टम पे। अब ये इक्विवेलेंट सिस्टम में ये बोलता है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय फर्स्ट शाफ्ट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द सेकंड शाफ्ट, हेंस द टॉर्क इज सेम थ्रू आउट। यानी कि आपको इस फिगर में जाकर के देखना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि भाई मैं यहां जो टॉर्क दूंगा, जितना भी दूंगा टॉर्क, वो टॉर्क एग्जैक्टली इस शाफ्ट पे आएगी, वही टॉर्क एग्जैक्टली इस शाफ्ट पे आएगी, और वही टॉर्क पूरी सेकंड रोटर पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे टॉर्क का कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि गियर ही नहीं है। तो आप जितना भी टॉर्क यहां से डालोगे, पूरा टॉर्क इवेंचुअली आउटपुट में आ जाएगा विदाउट एनी चेंज। तो आपने ये कहा, पहले टॉर्क दिया कितना आपने, बोला कि भाई T1 टॉर्क दिया, तो T1 को तो मैं KT1 θ1 लिख सकता हूं। अब ये मैंने प्रूफ कर ही दिया है कि आई कैन राइट T1 इक्वल टू KT1 θ1 एनी टाइम। तो अब ये बताओ कि अगर आउटपुट शाफ्ट पे θ2 डैश का ट्विस्ट आया है, ये पहले ही अपन ने लिया था, यहां पर θ2 डैश का ट्विस्ट था, ठीक है, और आपकी आउटपुट शाफ्ट की स्टिफनेस KT2 डैश है, तो आउटपुट शाफ्ट पे टॉर्क कितना होगा, KT2 डैश इंटू θ2 डैश। और आपने कहा कि इनपुट शाफ्ट पे जो टॉर्क है वही आउटपुट शाफ्ट पे टॉर्क आएगा, तो इसीलिए मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, सिंस द टॉर्क इनपुट इज इक्वल टू टॉर्क आउटपुट फॉर द स्टेप्ड शाफ्ट, so we can say that KT1 θ1 is equal to KT2 dash θ2 dash। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। ये बेसिकली क्या है, ये T1 है जो आपने इक्विवेलेंट शाफ्ट पे इनपुट दिया, और इक्विवेलेंट शाफ्ट पे जो आउटपुट आया वो ये है, दैट इज यू कैन कॉल इट एज T2 डैश। ये दोनों सेम होंगे क्योंकि टॉर्क का कन्वर्जन नहीं हो रहा इक्विवेलेंट शाफ्ट में, सेम आएगा, जितना डालोगे उतना ही बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। यस सर। अब चलते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, यूजिंग 11 and 5 अपन ने फिफ्थ इक्वेशन जो डेवलप करके रखी थी पहले, वहां जाएंगे अपन। अब ये देखो, ये KT2 θ2 स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा KT2 θ2 θ2, अलग कर रहा हूं θ2 को, ठीक है, इक्वल टू KT2 डैश θ2 डैश इंटू θ2 डैश। अब अपन क्या करेंगे, इस चीज को लेके आएंगे, KT2 डैश θ2 डैश KT1 θ1 के बराबर है, तो यहां पर आऊंगा और ये KT2 डैश θ2 डैश जो है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, पूरा गायब करके। किससे रिप्लेस करूंगा, I will put KT1 θ1, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, KT2 θ2 θ2 इक्वल टू KT1 θ1 θ2 डैश। फिर क्या किया मैंने, फिर उसके बाद ये रिलेशनशिप उठा के लाया मैं, ये देखो 10th वाली इक्वेशन से मुझे पता है
कि KT1 θ1 अपॉन KT2 θ2 n है, यानी कि स्पीड रेशियो है। तो ये इस क्वांटिटी को इधर नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो आपके पास क्या आएगा, इवेंचुअली ये चीज आएगी, ये देखो θ2 इज इक्वल टू, इधर ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी रिप्लेस करके आप सीधे n लिख सकते हो। तो बेसिकली आपके पास में आ गया θ2 इज इक्वल टू n टाइम्स θ2 डैश। अब इस वाले इक्वेशन को वापस से फिफ्थ इक्वेशन में, वापस ओरिजिनल फिफ्थ इक्वेशन में ले जाओ। अब आपको θ2 डैश पता लग गया। θ2 डैश कितना है, θ2 अपॉन n है, या फिर θ2 को n टाइम्स θ2 डैश से जब आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 5 से। एंड नाउ यू सी θ2 डैश का स्क्वायर और θ2 डैश का स्क्वायर एलिमिनेट हो गए और सीधे सीधे एक्सप्रेशन बाहर निकल के आ गया आपका KT2 डैश का। एंड सरप्राइज, इतनी सारी मेहनत करने के बाद वो चीज जो अपन पहले निकाला था अपन ने इनर्शिया के रिप्लेसमेंट के लिए, बिल्कुल वैसी चीज निकल के आई है। यानी कि आपको जो सेकंड वाला शाफ्ट, जो रिप्लेसमेंट शाफ्ट तैयार करना है, उसके लिए भी आपको वही काम करना है। ओरिजिनल शाफ्ट की स्टिफनेस ले लो और स्पीड के स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दो नए शाफ्ट का, रिप्लेसमेंट शाफ्ट का। ये देखो ये आ गया। तो अब कुल मिलाकर के इसकी समरी ये है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, कहाँ पे स्पीड रेशियो आ रही है, कहीं पे क्या आ रही है, इक्विवेलेंट शाफ्ट आ रही है, स्टेप्ड शाफ्ट आ रही है, गियर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओरिजिनल सिस्टम ये है। अब मैं 3 डायमेंशनल फिगर भी नहीं बना रहा, सिंपल फिगर बना रहा हूं। आपको भी 3D फिगर एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। I1 I2 KT1 KT2 ये ओरिजिनल सिस्टम है। आपको इसे कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट सिस्टम में। ये चीज तो सेम रहेगी, ये I1 रहेगा और ये KT1 रहेगा। आगे की चीजें पता करनी है। इसकी स्टिफनेस कितनी होगी, बहुत सिंपल है। ओरिजिनल सिस्टम के शाफ्ट की स्टिफनेस कितनी है, KT2 है। तो आप स्पीड रेशियो के स्क्वायर के साथ KT2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी स्टिफनेस हो गई नई वाली। अब नए वाले रोटर का इनर्शिया निकालना है। तो आप बोलो पुराने रोटर का इनर्शिया कितना था, I2 था। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इनर्शिया हो जाएगी n स्क्वायर इंटू I2 बस। तो जैसा देखा आपने, कन्वर्जन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, जो कुछ भी ड्रिवन साइड में आपको रिप्लेस करना है, आपको स्पीड रेशियो के स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, योर इक्विवेलेंट सिस्टम इज रेडी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट अस सी इफ देयर इज एनीबॉडी एल्स। आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस। अच्छा हर्षित, अब नेक्स्ट इसका जो कंटिन्यूएशन है, इसके एक दो न्यूमेरिकल है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और उसके बाद अपना एक टॉपिक और बचता है, वो अपन ट्यूसडे को करेंगे। ट्यूसडे को अपनी 2 क्लासेस होती हैं, सो वी विल ट्राई टू कवर दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल और आपको करा दूंगा तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको ये कन्वर्जन करना है। और अभी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया कि भाई अगर इनर्शिया ऑफ गियर्स को कंसिडर करें तो क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, Yes, sir. चलो यू कैन लीव द मीटिंग। आपका सिंस यू आर द ओनली पर्सन, आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस। ठीक है हर्षित, यू कैन गो नाउ।